एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की, अब वो 1956 की है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड 1962 है, और जो हमारे पास थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 की है। तो हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रिसेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या लेक्चर नंबर हमारे पास जो इसमें आर्टिकल नंबर 1 है, इसके आर्टिकल वाइज हम लोग चलेंगे। आज हम 5 आर्टिकल्स क्लियर करेंगे और मैं आपको बहुत मतलब ब्रीफली तो नहीं करवा सकती, मतलब डिटेल में थोड़ा करवाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा चलना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? तो फिर ये आपको अच्छे से समझ आएगी। आपने जस्ट इसको इसलिए नहीं समझना कि आपने पास होना है, आपने इसलिए भी समझना है कि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ से आप नहीं समझ आएगी आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियोस में समझा दूँगी, जो कि साथ साथ सीरीज़ में चल रही हैं। अगर उसके अलावा भी आपको कोई इशू होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और साथ साथ नोट्स बनाया करिए, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स पे लिखा करें जो भी आपको चीज़ बताई जाती है, ठीक है? जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, वैसे लिखा करिए, आपके काम आएंगी ये चीज़ें। ओके, तो हम आर्टिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताने कि आपको किस तरह की सीरीज़ लग रही है, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके चलें, तो हमारा सबसे फर्स्ट आर्टिकल है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें हम क्लॉज है, उसमें रिपब्लिक को डिस्कस किया गया और सेकंड वाली क्लॉज को टेरिटरीज़ में डिस्कस किया गया। फर्स्ट वाली क्लॉज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिपब्लिक। हम जरा आर्टिकल को पढ़ते हैं। पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इसमें क्या कहा गया? पाकिस्तान जो है वो फेडरल रिपब्लिक है, जिसको हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, और रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? जमहूरियत, डेमोक्रेटिक होता है। रिपब्लिक हम कहते हैं जहाँ पे लोगों की हुकूमत हो, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है, लोग वोट देते हैं तो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है? तो इस तरह से इस हुकूमत को कहते हैं रिपब्लिक हुकूमत। और फेडरल का क्यों वर्ड आया? फेडरल रिपब्लिक क्यों कहा गया है? कि यहाँ पे फेडरल की हुकूमत है, यानी कि फेडरल होता है प्रोविंशियल लेवल पे और सेंटर लेवल पे। सेंटर यानी कि जो ओवरऑल होता है। प्रोविंसेस, जो कि प्रोविंसेस के अंदर पुलिस होती है, वो अपनी पुलिस बना रही होती है, जैसे सिंध है, पंजाब है, केपीके है, वो अपनी अलग अलग पुलिस बनाते हैं। सेंटर जो कि ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल पुलिस भी बनती होती हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? तो इसको हम सेंट्रल कहते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे कहते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं टेरिटरीज़ को। आपको आई होप के क्लॉज 1 समझ आ गई होगी। टेरिटरीज़ को पढ़ते हैं। टेरिटरीज़ में हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 सूबे हैं। बलूचिस्तान है, केपीके है, सिंध है, ठीक है? और इसमें आगे हमारे पास लिखा हुआ है इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल टेरिटरी है। इस्लामाबाद जो है यहाँ पे कैपिटल है, यानी कि सॉरी मैं पंजाब का नाम है बोलूँगी, पंजाब भी है, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और हमारे पास सिंध है। ये 4 सूबे हैं और इस्लामाबाद क्या है? इसका कैपिटल है। और आगे हमारे पास सच स्टेट एंड टेरिटरीज आर मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। क्या है अब इसमें? इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फाटा जो है, फाटा जो है वो क्या है? केपीके का हिस्सा बना दिया गया था। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि टेरिटरीज अगर चाहें तो वो किसी को भी ऐड कर सकती हैं, यानी इल्हाक के ज़रिए कोई भी ऐड होगा तो वो भी उसका हिस्सा बन जाएगा, जैसे कि फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया था बाद में। आगे मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट्स है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि मे बाय लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट के लॉ के जरिए फेडरेशन कर सकते हैं, न्यू स्टेट को ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें आपके पास एग्जांपल आती है फाटा की। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस्लाम टू बी अ स्टेट रिलीजन, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये भी एक मैंडेटरी क्लास है, क्योंकि ये होगा ही होगा, शेल का लफ्ज़ आ रहा है तो ये मैंडेटरी क्लास है। इसमें कुछ कंपल्सरी आर्टिकल्स होंगे और कुछ मैंडेटरी होंगे। ओके, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम जो है वो रिलीजन होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का इस्लाम रिलीजन है, क्योंकि जब आपने इसका प्रीएम्बल पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ ले। अगर मुझसे पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं भी आपको एक उस पर लेक्चर दे दूँगी, लेकिन वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं बीइंग अल्लाह स्टूडेंट्स। तो इस्लाम जो है वो इसलिए होगा क्योंकि सोवरेनिटी पावर जो है वो अल्लाह की, अलमाइटी की है,
हमारे पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस्लामिक लॉ जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, कुरान और सुन्नत के ज़रिए मिलता है। तो इस्लाम जो है शैल बी स्टेट रिलीजन होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कमेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का हमारे पास क्या मतलब होता है, ज़बरदस्ती इस्तेहसाल करना, यानी कि किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। और एलिमिनेशन का आपको सबको मतलब पता होगा, खात्मा करना यानी किसी चीज़ को रिमूव करना। तो अब इसमें क्या है कि द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work। अच्छा, इसमें क्या हो गया कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी इस तरह का काम ना करवाए, कोई भी किसी से जैसे कि जिसमें कि ज़बरदस्ती काम करवा रहा हो। जैसे कि अगर एक मज़दूर है, उसकी वर्किंग आवर्स जो हैं 12 आवर्स हैं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन उससे 15 घंटे काम करवाया जाता है, तो वो उसकी एबिलिटी से ज़्यादा काम ले रहे हैं, यानी कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट को ये हक नहीं पहुंचता। स्टेट इंश्योर करे कि इस तरह के जितने भी इस्तेसाल हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करवाया जाए। ओके, अगले आर्टिकल पे चढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, ये है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा, राइट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डील करता है लॉ के अकॉर्डिंग। सही है, इसमें अगर आप बात करें तो हम रूल ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो लॉ से अबव नहीं समझी जाती है। लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ दी इनअलाइनेबल राइट होता है कि जो किसी से लिया नहीं जा सकता ज़बरदस्ती। जैसे कि मेरा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं इनअलाइनेबल राइट। साथ साथ लिखा करें प्लीज़। ओके, राइट ऑफ इंडिविजुअल आपको पता चल गया होगा। टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ के अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन को ट्रीट करना, उससे कोई भी राइट उसका वायोलेट ना हो, उससे छीना ना जा सके। ठीक है, अगले सेकंड क्लॉज में हम पढ़ते हैं नो एक्शन detrimental to the life or liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law। कहते हैं किसी की भी जान माल जायदाद वगैरह की जो रेपुटेशन उसकी इज्जत है उसका नुकसान नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब अकॉर्डेंस विद लॉ क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, यानी किसी ने कोई क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने क्या किया, उसने मर्डर कर दिया, तो फिर तो उसको फांसी देनी चाहिए ना, वो फिर लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वैसे नहीं है, आप किसी को पकड़ के वैसे फांसी नहीं दे सकते। ठीक है, अगेन नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कहते हैं किसी को इस काम से रोका नहीं जाएगा कि जो उसे इजाज़त देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, जबकि लॉ मुझे इजाज़त दे रहा है। आगे सी वाला है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू डैट विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। कहते कोई भी पर्सन किसी को कंपेल्ड नहीं कर सकता, किसी को मजबूर नहीं कर सकता, और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि वो ऐसा कोई काम करे, या फिर कोई किसी को ये भी नहीं कह सकता कि जाओ तुम ये क्राइम कर दो। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि जाओ तुम उसे ना फांसी दे दो, तो वो नहीं दे सकता, जो लॉ नहीं करता है। कोई भी किसी को क्राइम करने के लिए नहीं कह सकता, या फिर ऐसा ऑफेंस करने के लिए नहीं कह सकता जो कि लॉ की नज़र में प्रोहिबिटेड है। ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब लेक्चर नंबर आर्टिकल नंबर 5 पे चलते हैं। आर्टिकल है हमारे पास ये लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब इसमें फर्स्ट क्लास में लॉयल्टी बताएगी और सेकंड क्लास में ओबीडियंस बताएगी। लॉयल्टी होता है वफादारी और ओबीडियंस होता है कि हर हुक्म मानना। अब लॉयल्टी क्या है स्टेट के साथ, कि इसकी जो बेसिक ड्यूटी है एवरी सिटीजन पे वो सारी पूरी करना, कि उसके साथ अपनी स्टेट के साथ वफादार रहना। और ओबीडियंस क्या होता है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको मतलब तो लेकर चलना, उनकी आप समझ लें कि खिलाफ वर्जी ना करना। ठीक है, उनको मानना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, तो ये एवरी सिटीज़न पे लाजिम है। ओके, तो बस यही है लेक्चर। आपके आर्टिकल नंबर 5 मुकम्मल हो गए, मैंने 10 मिनट्स में आपके करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी 6 to 10 चलेंगे, लेकिन इस
मुझे कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि किस तरह से लगे। अगर आपको कोई थोड़ा टीचिंग स्टाइल और तरह का चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।